चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का जो हम अभी 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, C विथ ऑल्टरनेटिंग करंट, R विद ऑल्टरनेटिंग करंट एंड L विद ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी को हम कंबाइन कर देंगे LCR विद ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है अभी वो रहने वाला है LCR सर्किट। LCR सर्किट मतलब कि हम एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, इस तरह से है LCR। ठीक, LCR। तो L होता है इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर। मान लेते हैं यहां पे हमने जो अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है इसका पोटेंशियल है E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग को बोर्ड जो है बहुत समझदारी के साथ यूज करना पड़ेगा, जगह कम पड़ सकते हैं। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ई नोट हमारे पास सब कुछ गिवन है। तो इसका इंडिविजुअल स्टडी हम कर चुके हैं, ईच कंपोनेंट विद दिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के प्लीज वो वीडियो देखो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं LCR सर्किट। अब हमें समझना होगा कि जो E होता है E नोट साइन ओमेगा टी, इसका रेजिस्टेंस के साथ अगर हम करंट निकालें, हम रेजिस्टेंस की बात करें फिलहाल, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं वह VL है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा VR और इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा VC। VL, VR और VC। तो अब हमें समझना होगा यहां पे एक मिनट नाउ, जो VL होता है वो होता है XL मल्टीप्लाई बाय I। VR होता है R इंटू I और जो VC होगा वो होगा XC इंटू I। तो VL, VC और XL, XC हमें पता है, XL होता है ओमेगा इंटू L, तो ओमेगा L I, ये हो जाएगा R की जगह R इंटू I, कुछ चेंज करना नहीं है। यहां पर आएगा 1 अपॉन ओमेगा C इंटू I मल्टीप्लाई बाय I। तो इस तरह से हमें 3 चीजें प्रीवियस जो हमने सीखा है टॉपिक में उससे हमें यहां पे याद रखनी है। अब इसमें नया कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फेजर की, ठीक है ना। अगर हम बात करें फेजर की, तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। अब हमें पता है कि अगर यहां पर V है, V मतलब VR रेजिस्टेंस का, तो उसके 90 डिग्री आगे होगा VL। क्यों होगा? क्योंकि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, जबकि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन में ही होता है। कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, वो करंट के साथ ही होता है। मैंने करंट अगर इधर माना है तो IPL होता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो वो ऊपर चला जाएगा। इन द सेम वे कैपेसिटर में लैग करता है, CCL कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल हम यहां लिख देंगे, जो हम प्रीवियस उसमें सीखा है, कुछ भी नया नहीं है। हम इसको VL को हम लिख सकते हैं यहां पे XL इंटू I और ये हो जाएगा XC इंटू I, या फिर हम लिख सकते हैं यहां पे I इंटू R। ये बात हमें समझ में आई है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे 2-3 चीजें समझने की है कि यहां पे हमने पहली बात तो ये कि कुछ नया नहीं सीखा है। जो हमने पहले सीखा, देखिए प्योर L जब होता है इंडक्टर तो पोटेंशियल लीड करता है, प्योर R होता है तो I और V सेम डायरेक्शन में होता है, कैपेसिटर के केस में ये नीचे होता है। पहली बात तो ये कि हमने कुछ नया नहीं सीखा। दूसरी बात, अब यहां पर क्या होगा, ये VC नीचे है, VL ऊपर है। मैं कह रहा हूं मान लेते हैं कि VL बड़ा है VC से,
VL, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। तो देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा VL माइनस VC। इन दोनों का VC और VL का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा VL माइनस VC, तो ऊपर होगा VL माइनस VC और इधर आ जाएगा VR, हो जाएगा। या फिर अगर VC बड़ा है VL से, VC इज ग्रेटर देन VL, देन व्हाट, देन वी कैन से जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बन जाएगा, फेजर जो बनेगा ये हो जाएगा VC माइनस VL और यहां पर आ जाएगा VR। सही है। अगर VC मान लीजिए ये है 8 और ये है 6, तो 8 माइनस 6 ऊपर आएगा 2, और मान लेते हैं कि ये 8 है और ये 6 है, तो 8 माइनस 6 तो नीचे आ जाएगा 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ बनाना हम सीख गए बेसिक मैथमेटिक्स से, तो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों के रिजल्टेंट की। अगर मैं बात करूं यहां पे रिजल्टेंट निकालूं V का, VR और VL माइनस VC का, तो मैं लिखूंगा रिजल्टेंट V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। भाई यहां पे VR है, यहां पे VL माइनस VC है, तो R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर इज इक्वल्स टू V, इन दोनों का रिजल्टेंट। सेम वे यहां पर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ यहां पे VR लिखना था ना, VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर, ये नेट V आ जाएगा नेट V। ठीक है साहब। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम VL माइनस VC लिखें, VL माइनस VC लिखें और उसका स्क्वायर करें तो वो बराबर होगा VC माइनस VL के स्क्वायर के। मतलब ये जो चीज है अंदर ये सेम ही रहने वाली है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पे क्या करने वाले हैं, हम स्क्वायर करने वाले हैं। तो अगर अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होकर के वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। यानी कि मैं बिना किसी संकोच के जो नेट V आएगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि देखिए अगर मैं बोल रहा हूं V होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, लेकिन ये क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट तो है नहीं, तो यहां पर हम एक नई टर्म डिफाइन करेंगे जो कि रेजिस्टेंस जैसी ही है, रेजिस्टेंस को ही क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, उसे कहते हैं इंपीडेंस। जैसे यहां पर XC क्या था, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस था ना, वैसे ही इस कॉम्बिनेशन के लिए L R और C, इस कॉम्बिनेशन के लिए एक नई टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम कहते हैं इंपीडेंस Z। Z क्या है, इंपीडेंस। इसकी भी यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है, ओम। तो जैसे रेजिस्टेंस था यहां पे, रेजिस्टेंस के लिए, रजिस्टर के लिए R होता है, इसके लिए XC होता है, इसके लिए XL होता है, वैसे इस कॉम्बिनेशन के लिए Z होता है। तो आप कह सकते हो कि LCR सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, इंपीडेंस है। तो Z हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा I इंटू Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखिए VR I मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं I इंटू XL माइनस I इंटू XC होल स्क्वायर। अब देखिए I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर और इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC
होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट। तो ये जो हमारे पास प्यारा सा सर्किट था एलसीआर सर्किट, इसी का क्या आ गया, इंपीडेंस आ गया। अच्छा एक चीज और है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप एल को पहले लगाओ या आर को पहले लगाओ उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है ना। सर्किट में सीरीज में आप कोई सा भी कंपोनेंट पहले लगा सकते हो, कोई भी कंपोनेंट बाद में लगा सकते हो। हम लिखने में एलसीआर लिखते हैं, आप आरसीएल, एलआरसी, है ना, आरएलसी कुछ भी लिख सकते हो। ये ऐसे ही रहने वाला है, ये भी ऐसे ही रहने वाला है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंटिल आप इसको पैरेलल में करो तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, वो भी सिखाएंगे। तो ये चीज समझ में आई होगी, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है, ये इंपीडेंस है। तो इंपीडेंस हमारे पास बेसिकली रेजिस्टेंस की तरह है, और किसी भी सर्किट में अगर हम बात कर रहे हैं इंपीडेंस की तो इंपीडेंस रेजिस्टेंस बता रहा है, और रेजिस्टेंस बेसिकली होता है करंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R। इस केस में हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल्स टू V अपॉन Z, है ना। अगर हम एक ब्रॉडर लेवल पे देखें तो जो करंट आएगा वो होगा V अपॉन Z, ठीक है। हालांकि इसमें 5 वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा, पर जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको पहले समझते हैं। आप समझिए Z जितना कम होगा, ये जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा, ये जितना कम करंट उतना ज्यादा। तो आप समझिए इसको मैं कम कैसे कर सकता हूं, Z की वैल्यू मिनिमम कब होगी, Z मिनिमम कब होगा, मैं कह सकता हूं जब XL माइनस XC बराबर 0। देखिए आइडियली हम किसी भी सर्किट को रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं, बट रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। सोचिए अगर मैं XL और XC को बराबर कर दूं, XL XC के बराबर है, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब Z की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। मैं क्यों चाहता हूं Z मिनिमम, Z मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो आप समझिए Z मिनिमम करने के लिए मैंने क्या किया, XL माइनस XC बराबर 0 कर दिया। मैं कह रहा हूं XL बराबर XC, XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LC। ओमेगा ऊपर चल गया, L नीचे आ गया, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, अगर मैं 2 पाई f होता है 2 पाई f, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 2 पाई रूट LC। मेन तो चीज ये है फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है रेजोनेंस क्या होता है, जब भी दो वेव्स मिलती हैं आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए, तो वहां पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, इसी चीज को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली। और हमें ये पता भी होना चाहिए, समझना चाहिए हमें कि किसी भी सर्किट में से ये सर्किट है, यहाँ पर रेजोनेंस की क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। आप समझिए रेजोनेंस अगर होगा तो हमारा करंट ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा, करंट ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा तो पावर एक्स जो आउटपुट मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। तो किसी एलसीआर सर्किट में अगर हम एक्सएल और एक्ससी को बराबर रखने में सफल होते हैं तो वो सर्किट हमारे बहुत काम आ सकता है। तो इसे बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए अब रेजोनेंस समझ लिया है तो हम वापस से यहां से स्टार्ट करते हैं अगेन। अब देखिए समझने वाली बात ये भी है कि हमारे पास जो एलसीआर सर्किट है इसमें करंट और वोल्टेज में एक फेज है। अगर हमने लिखा है करंट यहां पर है, ये दो जगह बना रखा है, ये भी है ये भी है, मैं एक और बना लेता हूं। मान लीजिए करंट यहां पर है और हम इस कंडीशन को ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हम लिखेंगे एक्सएल माइनस एक्ससी यहां होगा इंटू आई, और यहां होगा आई इंटू आर वी, सही है। सोचिए अगर नेट वोल्टेज इधर जा रहा है, ये Z इंटू आई, Z इंटू आई कह देता हूं उसको मैं, नेट वोल्टेज इधर जा रहा है, तो हमें ये वी आर है बेसिकली, ये जो एंगल है इसे कहते हैं फेज। मतलब यहां अगर हमारे पास करंट था तो करंट से नेट वोल्टेज का जो एंगल है करंट के साथ
नेट वोल्टेज का जो एंगल है दैट इज आवर फेज। तो यहां पर फेज कितना है, tan phi है, तो tan phi आ जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि मैं लिख सकता हूं ऑपोजिट कितना है, ऑपोजिट है यहां पर XL माइनस XC मल्टीप्लाई बाय I अपॉन I इंटू R। तो tan phi मेरे पास कितना आ गया, tan phi मेरे पास आ जाएगा यहां पे XL माइनस XC अपॉन R। ये मेरे पास आ गया यहां पे tan phi। एक चीज और होती है cos phi, उसे बोलते हैं पावर फैक्टर, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, जब हम पावर पढ़ेंगे उसके बाद। इसी डायग्राम से cos phi भी निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो फिलहाल हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे tan phi आ गया फेज, फेज यहां से हमें phi मिल जाएगा, phi इज द फेज। फेज मतलब कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज है वो हमें यहां पे मिलेगा। यही डायग्राम नीचे की तरफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन केस ऑफ कैपेसिटिव, अगर हमारे पास जो कैपेसिटर है वो डोमिनेटिंग होगा तो हम यहां पर tan phi का डायग्राम जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ बना लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना समझना होगा। तो बात करते हैं अब हम लोग इक्वेशंस की, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा करंट का इक्वेशन। देखिए हमारे पास आप समझिए कि वोल्टेज गिवन है, इस क्वेश्चन में हमने वोल्टेज को मान लिया था कि पोटेंशियल जो है यहाँ पे वोल्टेज जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो ये है, इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास वोल्टेज है तो करंट कितना होगा, करंट की इक्वेशन क्या होगी। तो हमें यह पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या कहता है, V अपॉन R होता है। अब क्योंकि ये ओमिक एक सर्किट तो नहीं है, ओम्स लॉ को तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन V अपॉन Z तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक। तो V की जगह आएगा ई नोट साइन ओमेगा टी, यहां पे Z लिख देता हूं, प्लस फाई लिख देंगे। फाई क्या है, फाई इज द फेज। प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, वो फॉर्मूले से अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा, उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर XC बड़ा होगा तो अपने आप यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और XL बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो फिलहाल मैंने वहां पे करंट की एक इक्वेशन लिख दी, ई नोट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर बात करें हम लोग यहां पे के वी आर कितना है, वी आर, ठीक है ना, वी आर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहां पे। अच्छा एक स्टेप यहां पे थोड़ा सा और हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू ई नोट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए वी आर कितना होगा। तो वी आर हमें पता है I इंटू आर होता है, तो इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूं एक स्टेप और लिख देता हूं, ये हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फाइव हमारे पास है यहाँ पे, है ना। तो वी आर फाइनली लिख देते हैं आई इंटू आर, आई नोट आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है। अब हमें एक चीज और समझने की जरूरत यहां पर है कि अगर हम यहां पर वी एल लिखना चाहते हैं, वी एल पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, तो हम लिखेंगे इसको एक्स एल इंटू आई, एक्सएल इंटू आई, सही बात है, लिख सकते हैं एक्सएल मल्टीप्लाई बाय आई। तो यहां पे आई नहीं आएगा, बेसिकली लिख के बताता हूं मैं आपको, एक्सएल तो आ जाएगा एज इट इज, है ना। फिर हम लिख देंगे आई नोट, आई नोट की वैल्यू हमारे पास ये है आई नोट, है ना। फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर क्योंकि ये करंट है, करंट पोटेंशियल से लैग करता है 90 डिग्री, है ना, यहां पे माइनस 90 लिखना पड़ेगा, माइनस का पाई बाई टू,
और ऐसे ही अगर हम लोग VC लिखेंगे तो लिखेंगे XC I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस का पाई बाई टू यहाँ आएगा, क्योंकि L में पोटेंशियल लीड करता है और करंट में माइनस आएगा पाई बाई टू, क्योंकि करंट में पोटेंशियल लीक करता है। तो क्योंकि सर्किट में जो करंट है वो I नोट साइन ओमेगा टी है, तो करंट से आगे रहेगा पोटेंशियल इन केस ऑफ इंडक्टर और करंट से पीछे रहेगा पोटेंशियल इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो उस तरह से तो तीन इक्वेशंस आ जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने के बाद आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लेते हैं यहां पे L की वैल्यू है 16 ओम, R की वैल्यू है 4 ओम, C की वैल्यू है 13 ओम। XC, ये XL है, ये R है, ये XC है। ओम दिया है तो X ही होगा इंपिडेंस। और कुछ ई नोट ले लेते हैं, ई नोट की सॉरी ई को ले लेते हैं। ई हो जाएगा हमारे पास लेट से 20 साइन 60t, ऐसा ले लेते हैं। A साइन ओमेगा टी हमने 20 साइन 60t ले लिया। कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ और क्वेश्चंस लेंगे तो उसमें और भी कुछ वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। तो पूछेगा क्या, पूछेगा सबसे पहले आप बताइए ओमेगा बता दो, फ्रीक्वेंसी बता दो, IRMS बता दो, I नोट बता दो, VRMS यानी कि ERMS बता दो या E नोट बता दो। फिर आपसे पूछ सकता है I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दो। और आपसे क्या पूछेगा, पूछेगा VR बता दो। और क्या पूछेगा, पूछेगा VL बता दो। और क्या पूछेगा, VC बता दो। और भी कुछ मुझे याद आएगा जैसे 10 फाई और भी कुछ याद आएगा क्वेश्चन करते करते, तो हम उसको ऐड कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। दिखने में लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये फटाफट फटाफट कैलकुलेट हो जाती है। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो। अब जैसे मैं बात करूं ओमेगा की, तो हम इसमें से कह सकते हैं इस इक्वेशन में से कि ये जो 60 लिखा है ये ओमेगा है, सही है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी आ गया। यही अगर हम बात करें आई और ई नोट को, भी रुक जाते हैं। ई नोट ये लिखा हुआ 20 वोल्ट। ई आर एम एस हो जाएगा 20/√2। भाई ई नोट अपॉन √2 ही तो ई आर एम एस होता है, तो ई नोट अपॉन √2, तो ये आ गया वी आर एम एस। तो हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट 10 फाई। तो 10 फाई कैसे होगा, 10 फाई होगा XL माइनस XC अपॉन R। What is XL? It is 16, 16. What is XC? It is 13 by R is 4. ये 10 फाई। तो यहां पर हमारे पास जो फाई आएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 3/4। 10 इनवर्स 3/4। ट्राइंगल बना करके याद कर लेते हैं एक बार। ये 3, ये 4, ये 5, ये एंगल होगा 37, ये एंगल होगा 53। ठीक है ना, ये ट्राइंगल हमें सबको याद होना चाहिए, इट इज अ मस्ट। अगर याद नहीं है, आप नीट हो, जेई हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके स्टेट के एग्जाम्स के लिए, एनडीए के लिए, या कोई भी और टीईएस या किसी भी तरह के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू शुड रिमेंबर दिस ट्राइंगल ऑलवेज। ये हमेशा काम आएगा। अब देखिए 3/4, 3/4 एंगल आ जाएगा 37। तो फाई कितना आ गया, 37 डिग्री हमारे पास फाई आ गया है। तो हमें याद होना ही चाहिए भाई, अगर नहीं याद है तो प्लीज इसको याद करो सबसे पहले। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास 10 फाई आ गया 37 डिग्री। अब 37 डिग्री अगर हम यहां से निकालें, निकाल ही गया। अब इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा इंपीडेंस भी निकाल लेते हैं। यहां लिख देता हूं मैं कोमा जेड। जेड कितना आएगा, √r²। आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 13 का स्क्वायर। 16 माइनस 13 ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आप सबको पता है ये फेवरेट है आपका 5। इंपीडेंस आ गया हमारे पास, यही तो जेड था मेरे भाई, जेड यही तो था। तो जेड आ गया हमारे पास XL माइनस XC और R। ठीक है,
तो Z आ गया, ओम में लिख देंगे। और क्या बचा, अब निकालते हैं I पहले। I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं। तो हमने ये भी ये भी आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 चीजें बची है निकालनी। तो I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा I इज इक्वल्स टू E नोट 20 बाय Z, यानी कि 5। E नोट बाई Z साइन ओमेगा टी प्लस 5। साइन ओमेगा टी कितना है बच्चों, ओमेगा टी है हमारे पास 60t प्लस 537 है, ये आ गया। ठीक है, अब कितना, ये आ गया हमारे पास ई नोट आई, सॉरी आई, ये आ जाएगा 4 साइन 60t प्लस 37। अब इसको मैं आगे ज्यादा एड वेट तो कर नहीं सकता, ये हमारे पास आई नोट आ गया। आई नोट आ गया 4। तो भाई ये भी निकाल दिया हमने, एम्पियर लिख दो इसको। आई आर एम एस कितना हो जाएगा 4/√2, ये भी एम्पियर में आ गया, तो हमने ये भी निकाल दिया और ये भी आ गया। ये सारे आ गए हमारे पास। अब बात करते हैं वी आर की। तो वी आर होता है आई इंटू आर। आई हमारे पास ये है 4 साइन 60t प्लस 37। आर कितना है, आर है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 4 इंटू 4 16। भाई 4 यहां पर है और 4 से मल्टीप्लाई करोगे आर से तो 4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे कोई फेज ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वी आर और करंट, वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट सेम उसमें होते हैं फेज में, तो ये वी आर आ गया। अब सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूं एक्स एल, सॉरी वी एल, तो मैं लिखूंगा आई नोट अपॉन, सॉरी एक्सएल इंटू आई। तो एक्सएल कितना है, एक्सएल है हमारे पास 16 इंटू 4 साइन 60t प्लस 37 प्लस 90। प्लस 90 क्यों, क्योंकि करंट से 90 डिग्री आगे होता है इन भाई साहब का पोटेंशियल, करंट से 90। अब करंट हमारे पास इतना है, तो उसका 90 आगे निकालेंगे तब हमारे पास VL आएगा, है ना। तो VL आ जाएगा 64 64 साइन 60t प्लस 127। ऐसे लिखेंगे VC, VC लिखेंगे XC मल्टीप्लाई बाय I। XC कितना है, ये है 13, और I कितना है, I है हमारे पास, कहां गया, ये रहा, तो 4 साइन 60t प्लस 37 माइनस 90। अब माइनस 90 क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल लेक करता है कैपेसिटर के लिए, इसलिए माइनस 90, है ना। तो ये हो जाएगा 52 साइन 60t माइनस, ये हो जाएगा 53, ये आ जाएगा VC। तो इस तरह से हमने VC, VL और VR भी निकाल लिया है। अगर हम यहाँ किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो दिस इज इक्वल्स टू, इसका सम इसके इसके और इसके सम के बराबर हम लिख सकते हैं। हालांकि अभी इस क्वेश्चन में नहीं निकाला हमने, चाहे तो कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू वी आर, वी नहीं, वी आर प्लस VL प्लस VC, ये नेट पोटेंशियल के बराबर आना चाहिए। मतलब इन तीनों का, ये तीन SHM है एक तरह से, ये भी SHM है, ये भी SHM है, ये भी SHM है। इन तीनों SHM का अगर हम लोग सम करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।